तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। मैंने आपको लास्ट सेशन में जो वीडियो दी थी उसमें आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, इन सब का कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, यानी एक प्रकार की राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, उससे जुड़े हुए टर्मोलॉजी क्या क्या थी वो मैंने आपको समझाई थी। कुछ नहीं ज़्यादा उसमें सोचना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती किसी भी राष्ट्र की। किसी भी राष्ट्र की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद उस राष्ट्र में एक साल के अंदर यानी एक वर्ष के अंदर उत्पादित कोई भी वस्तु हो, कोई भी सर्विस हो, उससे जो भी मतलब आपको प्राप्त हो रहा है उसका फाइनल मार्केट मूल्य यानी मार्केट का क्या प्राइस है। देखो मूल्य अलग अलग होते हैं। बाजार मूल्य मतलब बाजार की कंडीशन पे छोड़ दो आप, हो सकता है वहाँ चीज़ें महंगी हो, सस्ती हो, यानी बाजार पे जो मूल्य चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग जो उसका टोटल ओवरऑल रेट आएगा वो उसकी क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। इसमें आप अपने देश के साथ साथ बाहर के देशों के लोगों को भी लोगे, बस उत्पादन आपकी सीमा के अंदर होना चाहिए, यानी आपके देश की जो बाउंड्री है उसके अंदर आपका उत्पादन होना चाहिए। वो समग्र योग उसका होलसोल जो योग है क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। दूसरा मैंने बताया था जीएनपी। जीएनपी में मैंने क्या कहा था, सेम चीज होगी लेकिन आप क्या करोगे, जो जीडीपी टोटल आई सपोज 100 रुपए की आई, आपके लोगों ने जो विदेशों में कमाया उसको आप इसमें ऐड कर दोगे और विदेशी लोगों ने जो आपके वहाँ कमाया था उसको आप माइनस कर दोगे, तो आपका क्या जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। तीसरी टर्मोलॉजी मैंने बताई थी आपको एनएनपी वगैरह, उसमें आपको मूल्यह्रास घटाना है, सब्सिडी वगैरह का, अप्रत्यक्ष कर वगैरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। और प्रति व्यक्ति आय क्या बताया था, टोटल राष्ट्रीय आय में आप क्या कर दोगे, उसकी जनसंख्या को डिवाइड कर दोगे उस देश की, तो आपकी क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। तो आज देखिए पहला टॉपिक जो सिलेबस का है आपका वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, यानी इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम लोगों ने देखना है। उसने इकोनॉमी का पहला टॉपिक ही यही दिए है। अभी देखिए कल वीडियो नहीं आई थी, हो सकता है कल फिर से ना आए, तो एक आध दिन, 2-4 दिन, 5-6 दिन ऐसे गैप गैप में भी वीडियो आप लोगों के लिए आ सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य अगर पूरा सही हो जाए, रिकवर हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों के लिए पहले की तरह डेली वीडियो आएंगी। ठीक है, तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं वो देखना है आपने। ठीक है, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। पहला पॉइंट लिखो, आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि ये विशेषताएं कैसे बता रहे हैं वो हमने देखना है। पहला लिखोगे आप मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या लिखोगे, ये बहुत आता है पेपर में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर आपसे पूछेगा कोई इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, सीधे सीधे बताना इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब पेपर में आपसे पूछेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है, वहाँ कहीं बेहोश न हो जाओ, कहीं आत्मा परमात्मा को न मिल जाए, इसलिए यहाँ पे जो समझाऊंगा उसको ध्यान से समझना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब देखो इकोनॉमी क्या क्या प्रकार की होती है। कहीं एक प्रकार की एक जगह दिखेगी आपको पूंजीवादी इकोनॉमी, पूंजीवादी मतलब जहाँ पे कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर यानी ओवरऑल जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं मार्केट पे आप छोड़ दो, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी अगर मैं सरकार हूँ, मैं राज्य हूँ, तो मैं मार्केट पे हस्तक्षेप नहीं करूँगा, जो चलता है चलने दो। यानी वहाँ प्रतिस्पर्धा को देखा जाएगा, कंपटीशन को देखा जाएगा, जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना कंपटीशन करेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इकोनॉमी चलाए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पीछे हटेंगे, मार्केट पे छोड़ दो। उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी एक प्रकार की कैपिटलिज्म। दूसरी आती है एक प्रकार की समाजवादी। समाजवादी में क्या होता है, राज्य के द्वारा नियंत्रित की जाती इकोनॉमी, यानी राज्य क्या करेगा, नियंत्रण करेगा इकोनॉमी, ताकि गरीब बेचारा गरीबी न मरे और अमीर ज़्यादा अमीर ना हो। यानी राज्य अपने अकॉर्डिंग, यानी वो क्या करेगा, उसमें अलग अलग कानून बना देगा उद्योगों के लिए, अलग अलग चीज़ों को अपने हाथ में ले लेगा, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं ताकि गरीबों तक भी पहुँचे, वो अपने अंडर रख लेगा, ताकि हर किसी को क्या मिल सके, चीज़ें मिल सकें। यानी राज्य के द्वारा अगर नियंत्रण होगा तो उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जबकि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का अस्तित्व दिखता है। यानी अगर आपसे पूछता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो, तो इसका सीधा सीधा अर्थ लिख लीजिए, जहां पर सार्वजनिक यानी एक प्रकार का गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर जो होता है, ठीक है, प्लस निजी यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, निजी दोनों पाए जाते हैं, यानी दोनों द्वारा कार्य किया जाता है बेसिकली। ठीक है, कार्य किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, सीधा सीधा अभी समझाता हूँ। किया जाता है
मिश्रित इकोनॉमी का मतलब, इसको सार्वजनिक को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, इंग्लिश वाले सुनना, निजी को प्राइवेट सेक्टर, यानी जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का अस्तित्व पाया जाएगा। राज्य द्वारा भी कई चीजों को नियंत्रित किया जाएगा, कई चीजें प्राइवेट सेक्टर खुद लेंगे, वहां पे कौन सी इकोनॉमी पाई जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे होती है, क्यों ऐसी होती है? ताकि हर किसी को कोई ना कोई सुविधाएं मिलती रहे। जहां प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं करेगा वहां सरकारी सेक्टर आगे आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर का क्या काम होता है? मुनाफा कमाना, यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उनका मेन ध्येय क्या होता है? अपने आप में एक प्रकार का मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। अब बताइए, आपके ग्रामीण इलाके में अगर रिलायंस वालों से कहो कि आप यहाँ सड़क बना दो, वो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन अगर उनसे कहो दिल्ली से देहरादून नेशनल हाईवे बना दो, वो हाँ कहेंगे। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि उनको पता है दिल्ली से देहरादून नेशनल हाईवे है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहेगा? रस रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें बल्क रहेगा और हमेशा गाड़ियाँ चलेंगी। तो फ्यूचर में जब रोड बन के तैयार हो जाएगी हाईवे, तो उससे वो टैक्स वसूलेंगे, यानी एक प्रकार के टोल प्लाज्मा लगेंगे, उससे उनके रेवेन्यू मिलेगा, इनकम होगी, तब तो रोड बनाने को तैयार होंगे, इन्वेस्ट करने को। लेकिन आपके गांव में, दूर दराज का गांव है, दुर्गम गांव, वहाँ रिलायंस क्यों रोड बनाएगा? वहां पे आएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यानी एक प्रकार के सरकार अपनी ओर से रोड बना देगी, जैसे भी बनाएगी। तो वो क्या दिखेगा आपको? सेक्टर कौन सा? गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जहां मुनाफा होगा। साथ ही साथ बहुत से हॉस्पिटल देखे होंगे आपने, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, इतने महंगे महंगे हॉस्पिटल होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन आपको गरीब जो बंदा होता है, यानी जिसके पास इतनी महंगी इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता है, सरकार वहाँ पे सरकारी अस्पताल भी खोलते हैं, यानी प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है। इसके अलावा स्कूल देखिए, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं। बसें देखिए, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। कहने का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या चीज़ें दिखेंगी आपको? पब्लिक सेक्टर भी दिखेगा और प्राइवेट सेक्टर भी दिखेगा, साथ ही साथ कृषि पशुपालन के साथ साथ उद्योग वगैरह भी दिखेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में मिश्रित है, ना ही टोटली पूंजीवादी है, ना ही टोटली कौन सी है? समाजवादी। यानी समाजवादी होती तो टोटली राज्य उसको चलाता, जबकि पूंजीवादी होने पर टोटली उसको कौन चलाएगा? प्राइवेट सेक्टर चलाएगा। जबकि भारत की इकोनॉमी ऐसी नहीं है। रेलवे अगर यहाँ पे कुछ बहुत प्राइवेट सेक्टर के पास है, मेट्रो वगैरह अगर कहीं प्राइवेट के पास भी है, तो रेल भारत सरकार के पास भी है, भारत सरकार रेल का वो करती है। तो हर टाइप की चीज़ें, यानी प्राइवेट के साथ सरकारी सेक्टर भी दिखेगा, तो उस इकोनॉमी को बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहला। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं कि यहाँ पे कृषि की प्रधानता है, यानी एग्रीकल्चर जो है सब उसकी इकोनॉमी, यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था लिखो, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। इसका सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर क्या है? जो मेजॉरिटी है एग्रीकल्चर में, वो किस चीज़ की है? मतलब इकोनॉमी में कृषि की है, यानी भारत में अर्थव्यवस्था है अपने आप में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। क्योंकि इकोनॉमी क्या होती है? फैक्ट बेस्ड होती है, यानी वो तथ्यों पे चलती है कि जो डेटा होता है उससे हम पता करते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, 1951 के जो डेटा वगैरह थे, उस समय क्या हुआ था कि लगभग 70% जो जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। 2001 आया तो लगभग 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी, और अभी भी 60% से ज़्यादा लोग किस में लगे हैं? कृषि सेक्टर में लगे हैं। और ये सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्या है? सेक्टर है। तो इसको क्यों मैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कह रहा हूँ? क्योंकि जब 1951 था तो लगभग है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 69.5% लोग किस में लगे थे? कृषि में लगे थे। 2001 आया तो लगभग 64 लोग किस में लगे थे? 64% लोग कृषि में लगे थे। और वर्तमान समय में लगभग कितना हो गया? 60% प्लस लोग किस में लगे हैं? एग्रीकल्चर में लगे। तो सीधा सीधा मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है, यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था ये है। अब आप इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन तो पूछता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन वो यहाँ से पूछता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसको हम कैसे यहाँ से फैक्ट निकालें, क्या निकालें? देखिए, इसको फैक्ट निकालने का ये मतलब हुआ जो भारत की जीडीपी है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मैंने आपको प्रोडक्ट बताया था, यानी हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, सर्विस सेक्टर का कितना है, और तीसरा क्या होता है? विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। अब इस चीज़ को आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, ये आपने नोट किया, इतना जल्दी से नोट कीजिए ये वाला। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है?
तीन सेक्टर होते हैं, याद रखना हमेशा। क्या लिखोगे? तीन सेक्टर होते हैं। मैं समझाऊंगा जब इकोनॉमी आपको मैं मेन टॉपिक में आऊंगा। जीडीपी में तीन सेक्टर का योगदान बहुत होता है। एक होता है, मतलब तीन सेक्टर बेसिकली देखते हैं। पहला लिखो कृषि, ऐसे ही लिखना। दूसरा क्या लिखोगे आप? उद्योग या विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं इसको, विनिर्माण। अभी बताता हूं इसको, ठीक है, विनिर्माण करना। और तीसरा लिखोगे सेवा। तीन चीजें होती है। कृषि वाले को बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक चीज, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र इसी को बोलते हैं। विनिर्माण को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी। और तीसरा सेवा को बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, यानी थर्ड, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है पेपर में, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है, द्वितीयक में कौन सा आता है, तृतीयक में कौन सा आता है। जीडीपी में भारत की वर्तमान समय में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का। तो सीधे सीधे लिख लो इसके आगे, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक, ठीक है। यानी जो हमारी देश की टोटल जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का योगदान है पूछता है, तो सेवा क्षेत्र का, या ऐसे पूछेगा, या पूछेगा तृतीयक क्षेत्र का, यानी थर्ड जो होता है उसका योगदान सबसे ज्यादा है। उसके बाद है विनिर्माण क्षेत्र का, मैन्युफैक्चरिंग का, और वर्तमान में है कृषि, मतलब थर्ड में है कृषि क्षेत्र का। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? विनिर्माण, अभी बताता हूं क्या होता है इसको, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं इसको। और तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन सी चीजें आएंगी ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। प्राथमिक में जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप लिख लेना नीचे से। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सीधे सीधे ऐसी चीजें आती हैं जिसका डायरेक्ट आप नेचर से क्या करते हैं, संबंध रखते हैं, यानी प्रकृति से, यानी प्राकृतिक जो चीजें होती है प्रकृति से डायरेक्ट आपका क्या होता है, अर्थव्यवस्था चलती है। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, मत्स्यन हो गया, खनन वगैरह कहीं सेकेंडरी में भी लिखा होगा, यानी आप जो प्रकृति के साथ डायरेक्ट करते हैं वहां पे क्या होगा, सीधे सीधे प्राथमिक क्षेत्र होगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा, यानी विनिर्माण में प्रकृति से आपने लिया, आपने एग्रीकल्चर किया, उसको जहां भेज रहे हैं, यानी इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, उसका रूप चेंज हो गया। यानी अगर मैं लाल मिर्च खेत से तोड़ के लाऊं, उसको मैं कौन सा कर दूंगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगर वो लाल मिर्च इंडस्ट्री में जाके पाउडर बन के पैकेट में फिट हो गया तो वो सेकेंडरी का काम होता है, यानी विनिर्माण क्षेत्र का। और सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सा आता है, क्योंकि पेपर में ये पूछता है, ये तो हम अलग से टॉपिक है हमारा कि कृषि क्षेत्र में कौन सा आएगा, मतलब प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, वन लाइनर में बताऊंगा आपको। जबकि सेवा सेक्टर में कौन सा आएगा, जहां पे आप पेड करते हैं, आपको क्या मिलता है, सर्विस मिलती है। हॉस्पिटल, संचार, परिवहन और कम्युनिकेशन, ये सब के सब क्या है अपने आप में मतलब सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा योगदान पूछता है जीडीपी में किसका, बताओगे, सेवा क्षेत्र का। और कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वर्तमान समय में, योगदान क्या हो गया, कम हो गया। तो वर्तमान समय में लगभग 17% कृषि का लिख दो। ये क्वेश्चन पूछेगा कि लगभग करना है, ये डेटा आपको अपडेट करना होगा बीच बीच में, जैसे जैसे डेटा आते हैं। लगभग 17% जीडीपी में किसका योगदान है पूछता है, तो कृषि क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो लगभग 30 से 31% है। जो सेकेंडरी वाला है ये लगभग कर दो 30 से 31%, और जो ये वाला है 53 से 54 के आसपास है। एक डेटा पता होना चाहिए। तो लगभग 17% कृषि क्षेत्र का है, लगभग 30 से 31% द्वितीय का होगा, लगभग 53 से 54% तृतीय क्षेत्र का योगदान है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का लगभग कितना है, 53-54। जीडीपी में कृषि का कितना है, लगभग 16-17%। जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 30 से 31%। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे आता है, यानी हमारी जीडीपी में इतना योगदान ये देता है, ठीक है। और कुल निर्यात में, यानी हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट यहीं पे लिखना है आपने, हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को जब कोई चीज भेजते हैं उसको बोलते हैं निर्यात, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट करना। और हम दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं आयात, यानी इंपोर्ट। तो हम जो दूसरे देश को भेजते हैं ना, उसमें निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान भी किसका है, सेवा क्षेत्र का। लिखो, देश में कुल निर्यात में, कुल निर्यात में, यानी जो हम दूसरे देश को भेज रहे हैं, 48% सेवा क्षेत्र है, यानी तीसरे क्षेत्र से। चाहे आप सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह दूसरे देश में जाके सेवा दे रहे हैं तो वो सब सेवा क्षेत्र आ गए, ठीक है। 48% सेवा क्षेत्र का योगदान है, जो कि सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछता है देश की निर्यात में सर्वाधिक योगदान किसका है दूसरे देश में, आप बताओगे सेवा क्षेत्र का 48% के आसपास है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र। अगला जो पॉइंट है, प्रति व्यक्ति निम्न आय। अगली भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता है प्रति व्यक्ति निम्न आय, यानी पर कैपिटा जो है निम्न है, प्रति व्यक्ति
निम्न आय। यानी यूएसए, ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्री के अपेक्षा हम लोगों के देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, मैंने आपको बताया था टोटल जनसंख्या को, मतलब टोटल राष्ट्र की आय को उसकी जनसंख्या से डिवाइड करना है तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है, ये बहुत कम है। ठीक है, 2020-21 के लिए लगभग ये कितना थी, 20-21 के लिए लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा आप लोग खुद करना, 1,27,000 से समथिंग ऊपर थी, यानी 1,27,768 रुपये के आसपास थी ये कोई। अब ये मत कहना सर ये डेटा अलग हो गया, ये आपको अपनी होशियारी से क्या करना होगा, ये बीच बीच में ऐड करते रहना। 2021 के लिए प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना है, इसको डेटा देखे रहना, इतना है। यानी एक साल में एक इंसान 1,27,000 ही कमा पा रहा है, ये कोई फिक्स नहीं होता। अब बताओ कोई इतना भी नहीं कमा पा रहा होगा, कोई इससे ज़्यादा भी हो, तो ओवरऑल है। यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय यहाँ की क्या अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अगला लिखना है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन यानी हमारे देश में जो उद्योग हैं यानी इंडस्ट्री हैं वो अदर कंट्रीज के अपेक्षा क्या हैं, पिछड़े हैं। बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया अभी भी, और इसकी वजह क्या है, देखो औद्योगिक पिछड़ापन मतलब यानी यहाँ पे क्या होते हैं, उद्योगों की संख्या क्या है, कम है। यानी उद्योगों की संख्या क्या है, डाउन कर दिया मैंने, कम है। जब उद्योग कम होंगे वहाँ काम करने वाले लोग क्या होंगे, कम होंगे, यानी उससे रोजगार क्या होगा, कम होगा। यानी इसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, विनिर्माण रोज मैं तो आपको समझाऊंगा, अभी तो खाली विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग। रोजगार क्या होगा, कम होगा। जब रोजगार कम होगा तो जीडीपी भी क्या होगी वहाँ की, फिर कम होगी। तो जीडीपी में इसका योगदान लगभग 30 से 31%, जीडीपी में इसका योगदान 30 से 31% के आसपास, वर्तमान में 31 के आसपास इसमें क्या चल रहा है, इसका जीडीपी में योगदान चल रहा है। ठीक है, तो औद्योगिक पिछड़ापन भी हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, विशेषताएं, भरी नकारात्मक क्यों ना हो। ठीक है, अगला जो अब इसमें देखना, हमारे देश की वर्तमान में लगभग 12 से 15% जनसंख्या इस सेक्टर में है। रोजगार भी उतना ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार देता है कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जनसंख्या कितनी है, 12 से 15% इस क्षेत्र में लगी है। तो ये देखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आपसे कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना % जीडीपी में योगदान, द्वितीयक का कितना, तृतीयक कितना। 12 से 15% लोग इसमें काम करते हैं वर्तमान में, और जीडीपी में इसका योगदान 30 से 31% है। उद्योग उतने ज़्यादा डेवलप है नहीं, तो रोजगार का सृजन यहाँ पे उतना नहीं हो पाता है। अगला जो पॉइंट लिखोगे, जनसंख्या का भार लिखोगे, यानी जनसंख्या का बहुत ज़्यादा भार क्या हमारी इकोनॉमी में है। जनसंख्या का भार यानी जनसंख्या का भार मतलब एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है। 2021 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लोग इस देश में थे। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या है, और जो वृद्धि है यानी जो जनसंख्या वृद्धि दर है लगभग वो 17.64% थी। ठीक है, तो जनसंख्या इस रेट से बढ़ी थी पर 17.64%। तो इतनी जनसंख्या का प्रेशर है इकोनॉमी में, तो स्वाभाविक सी बात है, तो अर्थव्यवस्था दबाव में होगी। तो संसाधनों का क्या होगा, अधिक ज़्यादा क्या होगा, संसाधनों पे जो रिसोर्सेज होते हैं उन पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। संसाधनों, इससे क्या होगा, देखो संसाधनों पे दबाव पड़ेगा, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं पर दबाव, जब संसाधनों पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। यानी प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, क्योंकि हर किसी को संसाधनों तक पहुंच नहीं हो पाती, ज़्यादा जनसंख्या है। ये भी हमारे अर्थव्यवस्था में ही आएगा कि जनसंख्या का इस पर प्रेशर है। अगला जो पॉइंट है, पूंजी निर्माण की कमी लिखो, छठा पूंजी, अभी बताता हूँ ये क्या होता है, निर्माण की कमी। पूंजी निर्माण की कमी का क्या तात्पर्य है, यानी कोई भी उत्पादन आप लोग करते हैं, ऐसी चीज़ जो आपके उत्पादन में सहायक हो, चाहे मशीन हो, चाहे कच्चा माल हो, चाहे कोई अदर रिसोर्सेज हो। यानी आपने आज उत्पादन किया, उसके बाद उपभोग किया, उत्पादन के बाद जो उपभोग करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपको बचाना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको उसमें क्या लगाना पड़ेगा, उत्पादन के काम में लगाना पड़ेगा। चाहे कच्चा माल हो, चाहे कोई अदर सोर्सेज हो, कोई कल का पुर्जे हों या कारखाने वगैरह हो, यानी एक प्रकार का पूंजी, जिससे मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब निवेश कर सकते हैं आपकी अर्थव्यवस्था में। उससे क्या हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। जैसे अगर मैं ये पेड कोर्स चलाता, क्या चलाता, पेड कोर्स चलाता, तो मैं ये मार्कर का यूज़ करता, तो एक प्रकार का
पूंजी हो जाती है, कैपिटल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक पेड कोर्स होता है, इससे मुझे इनकम मिलती है। लेकिन ये तो आप जानते हैं फ्री क्लासेस हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पूंजी नहीं होगी। अगर मेरे रूम पे पंखा लगा है, मैंने अपने उपभोग के लिए लगा रखा है, तो ये कोई पूंजी नहीं है। अगर यही पंखा मेरे कोई इंस्टीट्यूट होता जहाँ कोचिंग संस्थान चलता वहाँ पे लगता, तो ये क्या हो जाती, पूंजी हो जाती है, यानी कैपिटल हो जाता। तो ध्यान रखना, कोई भी वस्तु पूंजी भी हो सकती है और अपने उपभोग के लिए भौतिक सुख भी हो सकती है। वो डिपेंड कर देगा वो कहाँ पे यूज होती है। तो देखिए उसको मैं समझाता हूँ आपको। निर्माण की कमी है हमारे देश में, ध्यान रखना है, ठीक है। पूंजी निर्माण मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें, ऐसे संसाधन जो आगे उत्पादन में काम आए, वो हमारे देश में उतना नहीं हो पाता, तो वही पूंजी निर्माण होता है। बाद में बताऊंगा मैं आपको, अभी तो ये सिर्फ विशेषता पढ़ लें, ज़्यादा इसमें डिटेल से जाना नहीं है, ठीक है। मशीन, कारखाने वगैरह सब लिख लीजिए इसमें, मशीन, कारखाने, कच्चा माल या कोई भी ऐसी वस्तु जो उत्पादन में सहायक हो, पूरा लिखना। मशीन, कारखाने, कच्चा माल या कोई भी वस्तु जो उत्पादन में सहायक हो, वो होता है पूंजी निर्माण, ठीक है। तो ये भी कमी है। अगला लिखो बेरोजगारी। अगला क्या लिखोगे, बेरोजगारी। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आ सकता है, बेरोजगारी, यानी हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है। तो बेरोजगारी भी हमारे अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव श्रम यानी जो ह्यूमन है, लेबर है, मानव श्रम तो बहुत ज़्यादा है, यानी काम करने वाले लोग, उसके कंपैरिजन में उत्पादन उतना नहीं हो पाता, यानी एक प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। हमारे पास श्रम तो है, मानव तो है, लेकिन उसको लगाएं कहाँ, कहाँ पे लगाएं। बेरोजगारी तो अलग टॉपिक है ना, उसमें आपको अलग अलग टाइप की बेरोजगारी में बताऊंगा। तो आप यहाँ पे मान के चलिए, अभी सिर्फ विशेषता में बेरोजगारी भी है, क्योंकि मानव श्रम तो अधिक है, लिखो मानव यानी लेबर श्रम अधिक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उत्पादन क्या है, कम है, यानी उसके कंपैरिजन में उत्पादन क्या है, कम है। तो अपने आप में खुद ही क्या हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कृषि क्षेत्र में ये क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। कृषि क्षेत्र में एक बेरोजगारी दिखेगी आपको, कृषि क्षेत्र में खास प्रकार की बेरोजगारी दिखती है। उस बेरोजगारी का नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। प्रच्छन्न ऑब्लिक छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। आपसे पूछेगा भारत में किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखती है, ऑप्शन होगा कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इंडस्ट्रियल क्षेत्र। तो हमेशा याद रखना कृषि क्षेत्र में खास बेरोजगारी दिखती है, जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, उसके टाइप वगैरह वो अलग टॉपिक है, ठीक है। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे किसी खेत में 5 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, और 5 आदमी 100 कुंटल गेहूं के बराबर उत्पादन करते हैं, 5 आदमी, उसमें 3 आदमी और लगा दिए जाए, वो भी 100 ही कुंटल कर पा रहे हैं। यानी जो 3 आदमी हैं, दिख तो आपको रहे काम करते हुए, 5 की जगह आपने कहा 8, दूर से देखोगे बोलोगे वाह यार 8 आदमी काम कर रहे हैं, 8 आदमी को रोजगार मिला है किसी क्षेत्र में, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है, 100 ही कुंटल हो रहा है। 5 ने भी उतना ही किया, 8 ने भी उतना ही किया। इसका सीधा सीधा मतलब है एक प्रकार की छिपी हुई बेरोजगारी। दिखता है बंदा काम करता हुआ, लेकिन उत्पादन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उत्पादन 0 का 0 है। उन 3 को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार हैं या छिपे हुए बेरोजगार हैं। जैसे एक किचन है, आप लोग घर में देखना, अगर एक किचन में आप लोगों ने देखा होगा, हर किसी के घर में एक चीज़ आप लोगों ने फील की होगी, आपकी मम्मी पापा जो भी है किचन में खाना वाना बनाते होंगे, आप लोग बनाते होंगे, आपके हर किसी के घर में एक छोटा भाई होगा या बहन होगी, वो डोल मोल करते रहता है, कभी किचन में आएगा, कभी एक बर्तन इधर रख देगा, कभी इधर रखेगा, लगेगा बाहर से देखने में यार वाह कितना काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी 0 की 0 होगी। दिखने से लगेगा आपके मम्मी पापा, आप 3 और आपका भाई 4 लोग किचन में काम कर रहे हैं, लगता है यार वाह 4 लोग खाना बनाने सब, वो चौथा जो है ना सबसे छोटा, वो खाली इधर उधर डोल रहा है, उससे उत्पादन यानी किचन के एक्स्ट्रा खाना बनाने में कोई रोल नहीं है उसका, उसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या हिडन। यानी दिखता तो है क्या हमें काम करता हुआ, लेकिन उससे उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी भी होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक फिक्स सीजन में 3-4 महीने लोग काम करते हैं फिर बेरोजगार होते हैं, वो बेरोजगारी में आपको पढ़ाऊंगा। तो बेरोजगारी भी हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रकार की क्या है, विशेषता है, ठीक है। अगला लिखो कुशल श्रम का अभाव, कुशल श्रम व तकनीकी अभाव, तकनीकी का अभाव है, ठीक है। यानी एक प्रकार का जो लेबर है हमारा कुशल श्रम, उसका क्या है, अभाव है, और टेक्निक का भी हमारी इकोनॉमी में क्या है, अभाव है, ठीक है। अगला लिखो परिवहन व संचार साधनों का अभाव, परिवहन ऑब्लिक, ये कुछ बताना नहीं है, संचार साधनों का अभाव,
यानी हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा परिवहन या हमारा जो संचार के साधन होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो सका है। अगला लिखो निर्धनता। अभी भी आप लोग देखेंगे हमारे देश में गरीबी जो है बहुत बड़ी मात्रा में, निर्धनता आपका टॉपिक दिया है, ठीक है। ये सिर्फ विशेषता पढ़ा रहा हूँ। निर्धनता, निर्धनता भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। एक लकड़ावाल फार्मूला चलता था, ठीक है, इनके आधार पर हमारे देश में क्या बना था, लकड़ावाल, ये क्वेश्चन आता है आपका, फार्मूला, ठीक है। लकड़ावाल या लकड़वाल जो भी लिखा रहता है लकड़ा वाला ही होता है, उसमें लकड़ा वाला फार्मूला चलता था। इसके आधार पे क्या किया गया था, गरीबी रेखा के लिए लाइन निर्धारित की गई थी, यानी गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था, कौन आदमी गरीबी रेखा से नीचे होगा, कौन ऊपर होगा, इसी फॉर्मूले के आधार पर चलता है। तो इसमें लिखो लकड़ा वाला फार्मूला के नीचे गरीबी रेखा का निर्धारण राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में अलग अलग, इसने क्या किया था, गरीबी रेखा का निर्धारण, रेखा का निर्धारण कहाँ, केंद्र व निर्धारण संघ प्लस राज्यों में अलग अलग, संघ प्लस राज्य क्षेत्रों में अलग अलग, संघ क्षेत्र और राज्यों में अलग अलग, इसके आधार पर, ठीक है। अब गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है मैं बताऊंगा आपको। गरीबी टॉपिक है आपका, आप मान के चलिए एक बकेट टाइप का होता है, उसमें कुछ खाने पीने का आइटम कुछ होता है, कोई इंसान कितना खर्च उसमें कर सकता है, इसके आधार पे 1000 रुपये करेगा तो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया, नीचे होगा, तो फॉर्मूला अलग चीज़ है, बताऊंगा। लकड़ावाल फार्मूला के आधार पे गरीबी का फार्मूला भी निकाला गया था। तो निर्धनता हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगला लिखना है आपको आर्थिक विषमता। क्या लिखोगे, आर्थिक विषमता, यानी इकोनॉमिक रूप से जो हमारी विषमता है, आर्थिक विषमता। इसका मतलब आर्थिक रूप से हम विषम है, यानी हमारे जो देश है वहाँ आर्थिक रूप से विषमता पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस, यानी पर कैपिटा इनकम में अंतर, हर राज्य में पर कैपिटा इनकम में अंतर, यानी ये साफ साफ है कि हम लोग क्या है, विषम है, हम लोग के अंदर इक्वालिटी नहीं है इस मामले में। जैसे सबसे कम जो है पर कैपिटा इनकम कहाँ है, बिहार में है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ है, ये डेटा अपडेट करते रहना है, ठीक है, जहां आपको मिलेगा। और सर्वाधिक है गोवा में, यानी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है, गोवा में, सबसे कम है बिहार में। तो आर्थिक रूप से भी हमारा जो वो है अर्थव्यवस्था है वो क्या है, विषम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेक्टर और आते हैं, आप लोग उसको नोट कीजिए। विशेषता है वह है नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी प्लान्ड इकोनॉमी लिखो, नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी जो चलती है आपकी प्लानिंग के तहत चलती है। इसके लिए हमने क्या किया था, 15 मार्च 1950 को याद होगा आप लोगों को, योजना आयोग का गठन किया गया था, जो वर्तमान में नीति आयोग कहलाता है। यानी वो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग बन गया है। नई सरकार ने जो 2015 में एनडीए सरकार जो बनी थी 2014 के बाद, उसको नीति आयोग कर दिया था, ठीक है, योजना आयोग को। तो हमने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया था योजना आयोग, 15 मार्च 1950 को बना था। और वो क्या करता था, हर 5-5 सालों के लिए एक प्लान बनाता था अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके तहत आप लोगों ने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा, 5 ईयर प्लान बनाती थी गवर्नमेंट। वो क्या होता है, एक प्लानिंग होती थी। जैसे आज पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हम टारगेट रखते थे कि इन 5 सालों में हमने क्या क्या अचीवमेंट करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कहाँ ले जाना है, अपने आप में इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहाँ ले जाना है, तो अपने आप में वो प्लानिंग चलती थी। तो हमने क्या किया, एक प्रकार की नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास किया, यानी हमारे यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी चली। और 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग बना था, उसके बाद 1 अप्रैल 1951 से क्या किया, ये शुरू किया, यानी 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। उसके बाद तो 12-13 अपने आप में क्या बन गई थी, प्लान, ये पंचवर्षीय योजना बन गई थी, हमने वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से हमारा ये शुरू हो गया था, जबकि 15 मार्च 1950 को क्या बनाया था हमने, प्लानिंग कमीशन बनाया था। ये अब नहीं आता, ठीक है, पुराना हो गया क्वेश्चन। पहले बहुत पूछा जाता था योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो हमने कैसे लाई थी, एक प्रकार की नियोजित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आधारभूत उद्योगों का हमारे यहाँ विकास हुआ है, यानी अभी बताता हूँ, ठीक है। आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योगों का विकास, आधारभूत उद्योग क्या होते हैं ये देखना। आधारभूत उद्योगों के अंदर बड़े उद्योगों को रखा जाता है जो इकोनॉमी का एक प्रकार का बूस्टर होते हैं, यानी जो दूसरे सेक्टर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या होगा, दूसरी जगह उत्पादन में काम आएगा, यानी लोहे का उद्योग होगा, इस्पात का होगा, रेलवे का होगा, इस प्रकार के रसायन का होगा, उर्वरक का होगा, ये सब के सब क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग। यानी लोहा, इसमें लिख लीजिए आधारभूत उद्योगों का विकास के अंदर लिख लीजिए, पहला लोहा,
दूसरा लिख लीजिए इस्पात, तीसरा लिख लीजिए भारी इंजीनियरिंग, चौथा लिख लीजिए रसायन, अगला लिख लीजिए उर्वरक। ये सब के सब क्या हो गया अपने आप में आधारभूत उद्योग, यानी लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक, मशीन, औजार और रेलवे यानी रेल इंजन, ये सब के सब क्या हैं आधारभूत उद्योग। तो हमने जो इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी हमारी इसी के साथ हुई थी, यानी स्टार्टिंग में जब नेहरू वगैरह सुना होगा आपने, भिलाई संयंत्र, रावरकेला संयंत्र, ये क्या है अपने आप में, ये आधारभूत उद्योगों के ही अंदर आते थे। तो अपने आप में आधारभूत उद्योगों का विकास हमारी इकोनॉमी की क्या रही थी, पहले विशेषता रही थी। और लास्ट लिखोगे बैंकिंग सेवाओं का विकास। पहले हमारे यहाँ बैंकिंग सेवाओं का इतना विकास नहीं था, फिर हमने क्या किया, बैंकिंग सेवाओं का विकास यानी बैंकिंग सेवाओं को डेवलप करना शुरू किया। इसका एग्जाम्पल देखना आप लोग, ये सुना होगा आपने 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी इसको लिखो आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, यानी राष्ट्र के नाम हो गया था, ठीक है, सरकारी हो गया था, एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण हो गया था किसका, आरबीआई का। कब हुआ, एक अब आरबीआई के बारे में पढ़ लेना आप लोग, क्या क्या पढ़ोगे, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, आरबीआई का क्या काम होता है, केंद्रीय बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है किस समिति की सिफारिश पे कब हुई थी, कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यानी हमने धीरे धीरे बैंकों का विकास किया। सबसे पहले ये उसके यहाँ एसबीआई का, इंपीरियल बैंक कहते थे, 1955 के आसपास उसको क्या बना दिया गया, अपने आप में एसबीआई के नाम से जाना गया था, ठीक है, 1 जनवरी 1950। इसके अलावा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बहुत आता है पेपर में, इंदिरा गांधी जी के समय 14 बड़े व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं, 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये क्यों किया होगा हमने, ये इसलिए किया क्योंकि बैंकों तक सबकी पहुंच नहीं थी, ठीक है, बैंक ऋण वगैरह दे ही नहीं पाते थे। जो ऋण, जो कोई अगर अपना उद्योग वगैरह भी शुरू करना चाहे, कुछ करना भी चाहे, तो लोन कहाँ से लेगा, बैंकिंग सुविधा थी नहीं, वही गाँव के महाजन, सेठ वगैरह इनसे पैसा लो, उन्हीं के कर्ज में डूब के आत्महत्या कर देते। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट को महसूस हुआ बैंकों की फैसिलिटी हर किसी तक पहुँचाई जाए, एक सोर्स जो हो लोन लेने का वो क्या हो, रिलायबल हो, मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स हो। तो 14 बैंकों का, बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये हुआ था अपने आप में 19 जुलाई अपने आप में 1969 में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब हुआ था, 19 जुलाई 1969, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय कब हुआ, किसके समय था, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। 19 जुलाई 1969 को क्या कर दिया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है, नेशनलाइज किया गया था, यानी नेशनल के राष्ट्र के नाम, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये कब हुआ था अपने आप में, 1980 में। ये भी पूछता है आपसे, 1980 में क्या हुआ था, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। यानी बैंकिंग का हमारा धीरे धीरे इकोनॉमी में क्या होने लग गया, विकास होने लग गया, बैंक सेक्टर आने लग गया। और इससे पहले ग्रामीण बैंकों का कॉन्सेप्ट आया, ग्रामीण इलाकों में क्या हो, लोगों को ऋण मिल सके, लोन ले सकें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। 1975 में ग्रामीण बैंक का भी कॉन्सेप्ट आया। तो इससे पहले आप लोग एक और पॉइंट लिख लीजिए, 1975 ग्रामीण बैंक, जो एक ग्रामीण बैंक वगैरह सुने होंगे आपने, और आप स्मार्ट होगे ना, आप इनकी कमेटी देख लोगे कि समिति की सिफारिश पे ये ग्रामीण बैंक बने थे। हालांकि लास्ट में बढ़ा दूंगा मैं इसको, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ अभी 75 में ग्रामीण बैंकों का कॉन्सेप्ट सामने आया। और एक नाबार्ड का नाम सुना होगा आपने, वो कब अस्तित्व में आया, 12 जुलाई 1982 को। अगला लिखो, 12 जुलाई 1982। ये क्या आया, नाबार्ड का कॉन्सेप्ट, इसका फुल फॉर्म भी लिख लोगे आप, ठीक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये क्यों, ये क्या काम करता है, ये एक प्रकार का ऋण देने का काम करता है। वो ऋण किसको देगा, आपको डायरेक्ट ऋण नहीं देगा, वो आप जाओगे नाबार्ड के पास ऋण दे दोगे, वो लोन वगैरह नहीं देगा। वो किसको देता है, ग्रामीण बैंक वगैरह को ऋण देता है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। उसके बाद उसके माध्यम से आप लोगों को ऋण मिलता है। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये सब बैंकिंग सेक्टर का जो पोर्शन आएगा, अभी तो सिर्फ इकोनॉमी का विशेषताएं पढ़ लें, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये हुई थी शिवराम समिति की सिफारिश पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी देख लेना, पेपर में पूछता है, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। शिवराम समिति की सिफारिश पे, इसकी क्वेश्चन भी पूछता है कि किस समिति की सिफारिश पे आपका नाबार्ड बैंक बना था, शिवराम समिति की सिफारिश पे। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट।
ये है, ठीक है। बाकी और चीज़ें भी हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। 1990 इक्यानवे के बाद लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण शुरू हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का, ग्लोबलाइजेशन हमने शुरू किया, वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। इतना काफ़ी है आपका पहला टॉपिक जानने के लिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलूंगा आपके साथ जल्दी अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।